गैस की लोड शेडिंग तो अभी से पहले से ये सर्दी आई तो बिल्कुल ही आने का नाम नहीं होगा। गैस के बिल इतने ज़्यादा ना भेजें और अगर भेज रहे हैं तो गैस भी दें। मुतालबा है कि जैसे उनके घर में गैस आ रहा वैसे हमारे घर में गैस है। गरीब आवाम के बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा बहुत गैस यार, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे थोड़ा एक्स्ट्रा कर देना इस सर्दियों में। घर वालों को तो परेशानी बहुत है, लकड़ी लानी पड़ती है और लकड़ी पे जलाकर खाना वगैरह बनाना पड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में खुशामदीद। नाज़रीन, 3 अक्टूबर की खबर के मुताबिक पाकिस्तान लॉन्ग टर्म LNG की खरीदारी में नाकाम रहा है। पाकिस्तान के टेंडर पर आलमी मार्केट के अंदर किसी ने भी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं किया। नतीजा ये निकला कि वो बोली ही रह गई और किसी ने उसके ऊपर बोली नहीं लगाई, यानी कि नीलामी नहीं हो सकी। तो इसका नतीजा निकलेगा कि 2023 के अंदर भी पाकिस्तान लॉन्ग टर्म में जो गैस खरीदने की, LNG खरीदने की कोशिश कर चुका है, उससे नाकामी करार दिया जा सकता है। इसके बाद दूसरी खबर है जो 6 अक्टूबर की है, जहां पर वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने बताया कि पाकिस्तान को इस साल भी गैस की किल्लत का सामना होगा, यानी कि पाकिस्तान में इस साल भी गैस उस तरीके से मैसर नहीं होगी कि जिस तरीके से ज़रूरत है, यानी कि घरों के अंदर जो है वो गैस सिर्फ उस वक्त फराम की जाएगी कि जब खाना पकाने के औकात हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो स्पॉट कार्गो नहीं खरीद सका क्योंकि महंगे दाम थे। मुसद्दिक मलिक साहब ने बताया कि दाम इतने ज़्यादा थे कि पाकिस्तान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसकी एक बड़ी वजह रूस और यूक्रेन का तनाज़ा भी है कि जिसके बाद यूरोप जो है वो आलमी मार्केट से गैस खरीदता है। लेकिन पाकिस्तान में 2 से 3 कार्गो शॉर्ट होने का मतलब ये है कि इंडस्ट्री बंद हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है कतर से LNG खरीद रहा है कि जो लॉन्ग टर्म मुआहदे थे शायद खाकान अब्बासी साहब के, उसके मुताबिक गैस खरीदी जा रही है। क्या सूरत हाल होगी मुल्क में आने वाले वक्त में, घरेलू सार्फिन के लिए कितनी मुश्किलात होंगी, CNG तो मेरा ख्याल है कि सारा साल ही बंद रहेगी, और इसके अलावा इंडस्ट्री का क्या होगा, ख़ासतौर पर टेक्सटाइल का। हमारे साथ मौजूद है ज़ुबैर मोतीवाला साहब, ताजिर हैं, टेक्सटाइल की सनत से वाबस्ता हैं, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर हैं, और वहाँ पर इस वक्त जो फातेह ग्रुप है उसकी सरबराही भी ज़ुबैर मोतीवाला साहब ही करते हैं। मोतीवाला साहब, बहुत शुक्रिया। हालात अच्छे नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी थर में इस बात का इंदिया दे चुके हैं गैस नहीं मिलेगी, तो सिस्टम चलेगा कैसे? लेकिन वक्त तो खराब है। जो अभी जो हुआ ना, वो क्योंकि उन्होंने 11 बिट्स डाली थी शॉर्ट टर्म के लिए। हमारे पास जो लॉन्ग टर्म के 9 कार्गो जो कतर से हमारी कमिटमेंट है वो आ रहे हैं, कभी थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, लेकिन वो पहुंच रहे हैं। लेकिन उससे हमारी जरूरियात जो है ना विंटर की किसी सूरत में भी पूरी नहीं हो सकती। हमको स्पॉट के कम से कम जो है ना वो 2 से 3 कार्गो पर मंथ जो है ना हमको लेने होंगे, जब भी पाकिस्तान चल सकता है। क्योंकि अभी मुमकिन मुझे नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि हम लेट हो गए या हमने नहीं किया, या बाजार इतनी ज्यादा है और यूरोप के अंदर इतनी ज्यादा शिद्दत से कमी है, क्योंकि ऊपर वहां भी विंटर है और वहां प्रोक्योर करने की सारी कोशिश कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तान की बिट को कोई आगे हाथ भी नहीं लगा रहा। तो ये, और इसके बाद कल जो प्राइम मिनिस्टर ने थर में जो बात की है उससे मुझे बड़ी तशवीश है। हम उसके साथ बैठना चाहते हैं, हम उसके साथ करना चाहते हैं, और जो बातें कराची के हवाले से वो भी करना चाहते हैं, पाकिस्तान के हवाले से वो भी करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैंने उनको एक रिक्वेस्ट भी भेज रखी है कि भाई जो है ना उसको एनर्जी के ऊपर एक आप कोई कॉन्फ्रेंस बुलाएं या हमको टाइम दें ताकि हम आपके साथ बैठकर बात करें। डेफिनेटली जी हालात बहुत तशवीशनाक हैं और हमें अब सर्दियों के अंदर इंडस्ट्री चलती हुई नजर नहीं आ रही। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट की मदद करें, हम एडवाइस करें, हमने की भी हुई है। तो जब आप आगे चलते हैं प्रोग्राम में तो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ज़ुबैर साहब, इसमें टेक्निकल इशू ये है कि देखें इस सीज़न के अंदर 2-3 जो स्पॉट हम कार्गो खरीदते थे वो तो शॉर्ट होंगे ही होंगे, लेकिन अगले साल के लिए जो हमने लॉन्ग टर्म परचेज की कोशिश की है उसमें भी किसी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, यानी कि लॉन्ग टर्म में भी पाकिस्तान की कोई 2023 के लिए भी डील नहीं बनी। हुकूमत के पास अब क्या क्या ऑप्शन है? ज़ाहिर इंडस्ट्री तो आपने चलानी है, और ख़ास तौर पर जिस इंडस्ट्री से आप खुद वाबस्ता है, टेक्सटाइल का बड़ा पाकिस्तान के अंदर शोर है कि एक्सपोर्ट इसी के थ्रू होती हैं। तो अगर बहुत महंगी गैस मिलेगी जिस तरीके से अभी मिल रही है और पाकिस्तान खरीद भी लेता है उस सारे को स्पॉट के अंदर जाके, तो कैसे काम चलेगा? अब सोल्यूशन हमारे पास क्या क्या है? देखिए, हमारे पास सोल्यूशन, हमारी जो कंट्री है ना वो 70 साल से गैस पर ट्यून्ड है। हमारी इंडस्ट्री की सारी मशीनें, सारा कुछ, सब कुछ जो है ना वो हम ट्यून्ड अप हैं गैस की सप्लाईज के ऊपर। तो उसके अगर इसको हमें स्विच करना पड़ेगा तो उसके जो बाकी ऑल्टरनेट्स हैं वो या तो महंगे हैं या अवेलेबल नहीं है। अगर आप बाकी दूसरा अवेलेबल देखें तो कोल है, कोल के बाद अगर आप देखें तो फिर आपका लकड़ी है, फिर बाकी जो वेस्ट है उसको भी हो सकता है, फिर डीजल है, हेवी ऑयल और फर्नेस ऑयल है, विच आर ऑल वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोपोजिशंस। उसको हम चला नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि हमारे बॉयलर्स, हमारी मशीनें सारे गैस के हैं। हमारे पास कोल के
बॉयलर्स नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास जगह भी नहीं है। यहाँ हमारी जो हमारी जो इस वक्त जो कराची के अंदर जो जगह है, वो पंजाब में जगह हैं तो उन्होंने बुश के और वो जो मकई के ठुड्डे होते हैं उसके, और उन्होंने उसको जलाने के लिए उन्होंने वहाँ बॉयलर्स लगा लिए हैं। बड़ी बड़ी जगहें में मौजूद है। हमारे यहाँ तो वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गया है और हम तो ऊपर जा रहे हैं। हमारी जो जगहें हैं वो इतनी तंग है कि हम दूसरे फ्लोर तीसरे फ्लोर पर जा रहे हैं। तो कोल लगाने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, क्योंकि कोल का आपको स्टोरेज रखना पड़ता है कम से कम 15 से 20 दिन का, जब उसकी अराइवल्स होती हैं। उसके बाद आप लकड़ी चलाते हैं तो उसमें भी आपको स्टोरेज चाहिए, फिर वो मशीनें लगाना। ये तो हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम है। ये तो कल वजीर आजम ने कहा कि विंटर में हम गैस नहीं दे सकेंगे। अब मेरा उसके अंदर जो गुजारिश है वो ये, हमारा जो आप कह रहे थे, हमारे पास सजेशन बिल्कुल क्लियर कट है कि देखें, अगर आप इसके नंबर्स को काउंट करें तो जो सिंध है SSGC को तकरीबन 850 MMCF गैस मिलती है आज, विदाउट एडिंग RLNG, विदाउट एडिंग दी आपका इम्पोर्टेड गैस। इसी तरह से SSGC को तकरीबन 900-950 MMCF गैस मिलती है नेचुरल, RLNG नहीं, और उनको RLNG जाता है तकरीबन 800 और हमको आता है तकरीबन 75 सिर्फ। आज जो कराची चल रहा है वो इस गैस के साथ चल रहा है। हमने अपने आप को एफिशिएंट भी बनाया है। 54% एक्सपोर्ट भी कराची से होता है और कराची, सिंध और बलूचिस्तान मिलाकर हम टोटल को 17% जो है ना इंडस्ट्री के ऊपर गैस खर्च करते हैं। हमारी पहली अपील का वजीर आजम पाकिस्तान से ये है कि देखें, आपको ये देखना चाहिए कि डॉलर्स कहाँ से आ रहे हैं और ज़र मुबादला कौन कमा रहा है। और एक्सपोर्ट की मार्केट एक दफा जब आप खो देते हैं, जब हम अपनी कमिटमेंट्स में फेल होंगे विंटर के अंदर, उनको अगर उनके जो रिक्वायर्ड जो हम क्वांटिटी उसको शिफ्ट नहीं कर सकेंगे बिकॉज ऑफ द एनर्जी क्राइसिस, तो ये एक दफा जब एक्सपोर्ट मार्केट लॉस होती है तो परमानेंट लॉस हो जाता है। तो इसके लिए हमको लॉन्ग टर्म देखना चाहिए कि हम एक्सपोर्ट के अंदर क्या करना चाहते हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हमको कैसे काम करना है। इसके लिए हमारी गुजारिश ये है कि जो ये प्रायोरिटी लिस्ट है गैस सप्लाई की, उसमें जो प्रायोरिटी नंबर 1 पे डोमेस्टिक है और प्रायोरिटी नंबर 2 पे इंडस्ट्री है। हमारा कहना यह है कि प्रायोरिटी नंबर 1 पे इंडस्ट्री को ले आए और प्रायोरिटी नंबर 2 पे डोमेस्टिक को ले जाएं, क्योंकि घरों पे अगर आप गैस देते हैं तो घरों की जो ना रोटी पकेगी कब, जब काम होगा। जब ये आप मिले बंद कर देंगे, सारा गैस बंद हो जाएगा तो हम कहाँ से काम करेंगे। कराची, पहले मैं सिंध के हवाले से बात करता हूँ, फिर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करता हूँ। सिंध में जो मैंने आपको सूरत हाल बताई, उस सूरत हाल के तहत हमारे को अगर सर्दियों के अंदर जो आज मिल रहा है उतना ही मिले और एक काम और हो जाए तो हम स्टैगरिंग हॉलिडे के साथ, अपने लोड मैनेजमेंट के साथ हम ये सर्दियां गुजार सकते हैं। बहुत उस तरह से नहीं, लेकिन 10-20% के प्रोडक्शन लॉस से हम आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ इसमें एक रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है कि बलूचिस्तान से जो सुई है उससे हमको 110 MMCF गैस मिलती है सिंध को, यानी SSGC को, और जो SNGPL है यानी पंजाब को और KPK को, वहां से मिलती है 280 MMCF गैस। तो हम अब जब सर्दियां आती हैं तो इस्लामाबाद का जो डायरेक्टिव्स होते हैं वो ये होते हैं कि सर्दियां आ गई हैं, 200 MMCF गैस जो है वो SSGC से जाएगी बलूचिस्तान को। हमारी टेरिटरी है, लेकिन आप ये मुझे बताएं, मैंने आपसे 10 रुपए लेने हैं और मैं आपसे 20 रुपए मांगूं तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। तो अगर हम 110 MMCF ड्रॉ कर रहे हैं पूरा साल, तो सर्दियों में हम 200 MMCF कैसे दे सकते हैं। हमारा प्रपोजल दूसरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये है कि देखें, हम ये नहीं कहते कि वहाँ सर्दी होती है और गैस नहीं देनी चाहिए। हमारे बलूचिस्तान हमारा हिस्सा, वहां से गैस हमें मिलती है तो हमको वहां देनी चाहिए, लेकिन कितनी देनी चाहिए, रैशनली देनी चाहिए। अगर मैं 110 ड्रॉ करता हूं तो मेरे को 110 का जो कंट्रीब्यूशन है वो मैंने देना चाहिए उसके 200 में, और 280 जो ड्रॉ करता है उसको 280 के हिसाब से होना चाहिए। यानी मेरा जो हिस्सा बनता है वो 54 MMCF बनता है, जो ये 200 लेते हैं, विच इज इंटायरली रॉन्ग, किसी सूरत में भी नहीं हो सकता। और SSGC जो 280 लेता है वो एक मॉलिक्यूल भी नहीं देता, तो उससे वहां से 146 उनका हिस्सा बनता है रैशनली। ये दूसरा तरीकाकार है। तीसरा तरीकाकार सर ये है कि जब आप ये सारी बातें करते हैं तो आप एक दफा ये बात करते हैं कि आप एनर्जी जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं वो अगर आप बिजली पे कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अब बिजली पे कन्वर्ट करते हैं तो आपकी फिर कॉस्ट का इश्यू आता है। आप जो कॉस्ट के इश्यू की जब मैं बात करता हूं तो उसका मतलब ये है कि आपने जो अभी FAC लगा दिए हैं, आपके जो अपना ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज हैं, मैं सिर्फ टेक्सटाइल की बात नहीं कर रहा, मैं सारी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो अगर वहां से अगर आप इनको और पीक आवर ऑफ पीक आवर की जो आपने फिर से वापस वो टैरिफ
जो हमने बहुत लड़ झगड़ के उसको खत्म करवाया था, वो आपने फिर उसके अंदर जो लगा दिए, अगर वो हटा लें तो कम से कम लोग जो है ना बिजली के जरिए जो जरूरियात कैप्टिव पावर की है, बॉयलर गैस को तो आप बंद कर ही नहीं सकते, ना वो कर रहे हैं, लेकिन जो कैप्टिव पावर प्लांट है जो पावर जनरेशन करते हैं उसको अगर बिजली को सस्ता कर दिया जाए तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जो फौरी तौर पर हो सकती हैं। क्योंकि आज यूक्रेन की वॉर जब तक खत्म नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि हम $40 की और $45 की या $38 की गैस हम ले सकते हैं और हम अपने आप को चला सकते हैं। ये बहुत मुश्किल होगा। अच्छा जुबैर साहब, हुकूमत कितनी संजीदा नजर आती है? ये सारा प्रपोजल ताजरों का जो है, जाहिर है कि ये आपने अल्टीमेटली, आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपने पीएम साहब से वक्त लेना है, वो काजाकिस्तान है, शायद 1 आध दिन में आ जाएंगे, 2 दिन में, तो जब वो वापस आएंगे आप उनसे मुलाकात करेंगे, प्रपोजल रखेंगे, आपको लगता है कि हुकूमत इतनी संजीदा है कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए, एक्सपोर्ट्स की बेहतरी के लिए तमाम चीज़ें करेगी, बजाय इसके कि अपने वोट बैंक को जो है वो सपोर्ट करने के लिए? क्योंकि डोमेस्टिक का मसला बुनियादी तौर पर जुड़ा हुआ तो वोट बैंक से है। तो इससे पहले हमने यही देखा है कि गैस की फराहमी इसलिए की जाती है ताकि उस इलाके से वोट मिले। गैस की पाइपलाइन के वादे के ऊपर आज भी इलेक्शन जो है वो लड़ा जाता है। तो आपको लगता है कि हुकूमत इतनी संजीदा है कि वो ऐसे काम करेगी कि लॉन्ग टर्म के अंदर इस मसले को हल किया जा सके? मुझे ये बताएं कि आज भी तकरीबन 29% से 30% लोग जो हैं वो उनको गैस मिल रही है घरों में, नेचुरल गैस जिसको आप कहते हैं, और 70% लोग आज भी कन्वेंशनल मोड ऑफ हीटिंग के ऊपर चलते हैं, लकड़ी, मिट्टी का तेल, जो भी आप उसे कहें, एलपीजी, उसी के ऊपर 70% पाकिस्तान चलता है। तो ये 30% लोग जो हैं उसमें अगर आप उसको क्राइटेरिया को जब अलग करते हैं तो आपको नजर आता है कि इसमें अर्बन एरियाज जो है ना वो मेजॉरिटी के ऊपर हैं। अर्बन एरियाज में जब अफ्लुएंट एरियाज आप निकालते हैं, मिसाल के तौर पर मैं कराची की मिसाल दूं, डिफेंस है, पीसीएचएस है, सोसाइटी है, जो जहाँ जो है ना जहाँ बंगले हैं, जहाँ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनको हमको क्या गैस देनी चाहिए या हमको मेले चलाने के लिए गैस देनी चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि मेरे घर की गैस बंद कर दें और आप जो है ना इंडस्ट्री को गैस दें। इसकी वजह एक और भी ये है कि अगर जब हम डोमेस्टिक को गैस देते हैं तो वहाँ 40% पिल्फरेज, लाइन लॉसेस और चोरी है। तो अगर आप नहीं देंगे तो वो सारी चीजें भी बच जाएंगी और आपकी इंडस्ट्री आज जो है ना उससे आप डबल कर सकते हैं। सिर्फ एक काम कर लें, जब आप डोमेस्टिक की बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन पे लड़ते हैं, हमको लोगों को समझाना होगा, हमको ये बताना होगा कि पाकिस्तान की फेवर में क्या बात है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री कैसे चलेगी। जिस प्रॉस्पेरिटी को आप ढूंढ रहे हैं, जिस एम्प्लॉयमेंट को आप ढूंढ रहे हैं, जिन डॉलरों को आप ढूंढ रहे हैं, वो एक्सपोर्ट करने से आएंगे। बैठने से, बातें करने से, जुलूस निकालने से कभी भी कुछ नहीं आएगा। और उसके लिए जरूरत किस बात की है कि हम एनर्जी मुहैया करें एट रीजनली कॉम्पिटिटिव रेट्स। अगर आप और एट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, क्वांटम एंड क्वालिटी, ये हमारी डिमांड है। इसमें अगर आप इसको देते हैं, हम आपको रिटर्न में ये कहते हैं कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हम खत्म कर देंगे, हम आपका लॉन्ग टर्म जो डेट का प्रॉब्लम है उसको हम खत्म करेंगे, हम अपनी एक्सपोर्ट्स जो आज $18-19 बिलियन है टेक्सटाइल, उसको हम $30 बिलियन विद इन नेक्स्ट 3 years लेके चले जाएंगे। तो आपके सारे मसाइल का हल तो यहाँ है। आप उनको जो कम से कम आप वहां से शुरू करें कि जो है ना हम डिफेंस को बंद कर रहे हैं जी, गैस नहीं होगा, आप आरएलएनजी खरीदें, आप सिलेंडर लगा सकते हैं, बिल्कुल मामूली सी बात है जी। तो आप गर्मियों के अंदर वहां ले लें। और मैं तो ये कहता हूँ कि अर्बन एरिया जितने भी हैं वहां आपको इंटरनेशनल टेंडर फ्लोट करने चाहिए और एनएलसी, आपका जो एलपीजी की कंपनी आ जाएंगी, वो स्मूथली चलता है। आप अबू धाबी जहाँ इतना गैस निकलता है वहाँ पाइपलाइन गैस नहीं है। आप मुंबई में चले जाएं, वहाँ पाइपलाइन गैस नहीं है। अब मैं आपको कितनी मिसालें दे सकता हूँ। अब लंदन में चले जाएं, पाइपलाइन गैस नहीं है, वहाँ बाउजर्स होते हैं या सिलेंडर्स होते हैं। तो हम कौन से मतलब आसमान से उतरे जो ना डोमेस्टिक को अपना ये देते हैं। और आप सोलर गीजर क्यों नहीं लगवाते? आप कानून क्यों नहीं निकालते कि जो है ना कोई गैस का गीजर नहीं होगा, आपने सोलर के गीजर करने? और आप क्यों, मैंने कहा एसएसजीसी को कि आप ये जो इतने और सारे काम कर रहे हैं मीटर के, इसके उसके, आप ये काम करें कि आप जहां गैस के मीटर लगे हैं वहां उसको निकालें और सोलर गीजर लगाएं और उसकी कीमत जो है उसको 10 महीनों के अंदर एमोटाइज कर दें। आप किस्तें करके 10 महीनों में उसको वसूल कर लें। ये तरीका है गैस बचाने के। कंजर्वेशन करें, जहां आपके पास पिल्फरेज है वहां उस इलाके को न दें। आप कच्ची आबादी के अंदर जो गैस के कनेक्शन है उसको देखें। इन सारी चीजों को देखने से ही हम अपने मुल्क को आगे बढ़ा सकेंगे। आज जो मैं समझता हूँ कि एसएसजीसी के पास जो गैस है उसको मैं कहता हूं कि मैं इसको चला सकता हूं इजीली इंडस्ट्री को और बाकी सारों को भी सेटिस्फाई करके हम लोड मैनेजमेंट के जरिए, स्टैगरिंग हॉलीडेज के जरिए हम चला सकते हैं। बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के
बात खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है मलिक खुदाबख्श साहब, चेयरमैन है सीएनजी ओनर्स एसोसिएशन के। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, पाकिस्तान में इतना बड़ा एक बहरान मुतवक्का तौर पे है, वज़ीर-ए-आज़म से लेके वज़ीर पेट्रोलियम तक तमाम ही लोग कह चुके हैं नेचुरल गैस पाकिस्तान में है नहीं, एलएनजी के कार्गो पाकिस्तान को मिले नहीं, तो आखिर सीएनजी का मुस्तकबिल क्या होगा? मुझे तो ये लगता है कि हर साल अगर यही काम होता रहेगा तो सीएनजी स्टेशन ख़त्म नहीं हो जाएंगे पाकिस्तान से। असल में सीएनजी तो तकरीबन अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। हमने तो अपने सारे स्टेशन बंद कर दिए हैं क्योंकि 1-2 साल में हमने नुकसान पे चलाए हैं, और इस भरोसे पे कि शायद कोई अच्छा अरेंजमेंट हो जाए कि पहले आप नेचुरल गैस पे थे सीएनजी पे, फिर जब उसकी शॉर्टेज होने लगी और लोड शेडिंग होने लगी और हफ्ते में 4-4 दिन 5-5 दिन बंद होने लगी, फिर 2-2 हफ्ते बंद होने लगी, तो फिर हमें इनवाइट किया गैस कंपनी, सुई सदर्न गैस कंपनी ने हमारी सारे एसोसिएशन को, और वहाँ फिर ये उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि आप RLNG पे आ जाएं, RLNG पे आ जाएं, शिफ्ट कर देते हैं आपको, तो आपको ये लोड शेडिंग भी नहीं होगी और आपके ऊपर सेल टैक्स भी 5% लगेगा और GIDC ज़ीरो हो जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने हमें कुछ 3 महीने की एग्रीमेंट किया हमसे। हम आ गए RLNG पे, महीना 1.5 महीना तो बिल्कुल ठीक चलता रहा, उसके बाद फिर उस पर भी लोड शेडिंग होनी, आखिर में वो भी बंद होना शुरू हो गया। तो उस भरोसे पे हमने ये चेंज ओवर भी किया और 1 साल 1.25 साल इस इंतज़ार में कि RLNG का कुछ चार्ज आ जाएंगे, कोई कंटिन्यूटी हो जाएगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुई क्योंकि गवर्नमेंट ने इन टाइम कोई टेंडर खोले नहीं और उन्होंने उस वक़्त कोई प्राइस ली नहीं, और बाद में जो RLNG जो है वो महंगी हो गई और ये उसको ख़रीद नहीं पाए। उसके बाद ये रूस की और यूक्रेन की जंग आ गई, इसके ऊपर जो गैस जितनी, क्योंकि जितनी फॉरेन कंपनियां हैं जो ब्रिटिश हैं या जर्मन हैं, ये सब जो इनके, क्योंकि सर्दी पड़ती है तो हीटिंग पे जाते हैं और इनकी हीटिंग का जो सोर्स है वो गैस है, तो ये इन्होंने ये देखा कि ये जंग बढ़ जाएगी या कुछ हो जाएगा, इन्होंने एडवांस सौदे करके और रशिया से इन्होंने वो गैस ख़रीद ली है। और अब हमारी गवर्नमेंट जो ये कोशिश के बावजूद भी, पिछली गवर्नमेंट तो उस पर काम नहीं किया, इस गवर्नमेंट ने आके कोशिश की है कि इनको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, कोई टेंडर मिल जाए, कोई चार्ज मिल जाए। आज मैं सुन रहा था कि वो हमारे मिनिस्टर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक साहब कह रहे थे कि एक चार्ज को इनको मिला है 8-9 के, कोई रीशिफ्टिंग हो रही है, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक कि आज इस वक्त मार्केट में जो RLNG इतनी महंगी है कि हमारी गवर्नमेंट उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए नहीं कर सकती, हाँ इसलिए नहीं कर सकती कि अगर ये वो ख़रीदेंगे तो फिर बिजली भी महंगी करेंगे और गैस जो इंडस्ट्री को दे रहे हैं वो भी महंगी करेंगे, और फिर किस तरह से उसको कूप अप करेंगे ये समझ में आने वाली बात नहीं है। तो इससे ये आपके सवाल, तो मलिक साहब अब सॉल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन क्या है? आपकी इंडस्ट्री तो फिर आपके सवाल का जवाब ये है कि ऑलमोस्ट CNG ख़त्म है, क्योंकि हमें सामने नज़र आ रहा है कि इनको RLNG का कोई सोर्स नहीं मिल रहा, और अगर नहीं मिल रहा तो जो आपकी नेचुरल गैस है उस गैस को ये इंडस्ट्री को दे रहे हैं और कुछ बिजली कंपनियों को दे रहे हैं। तो आप इनको प्रॉब्लम हमें ये नज़र आ रही है, जो हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं, जो हम फोर्सी भी कर रहे हैं क्योंकि हम इस कारोबार में हैं, तो ये सर्दियां जो आने वाली हैं इसमें मुश्किलात होगी, घरेलू सार्फिन के लिए भी शॉर्टेज होगी। तो इसका हल ये है कि गवर्नमेंट को तो हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि हमारे पास गैस के ज़खायर हैं हमारी ज़मीन में, ज़रूरत इस बात की है कि बाहर की कंपनियों को लाइसेंस दिया जाए, उनको इंसेंटिव दिया जाए, वो आके खुदाई करें, गैस निकालें, जैसे पहले 13 कंपनियां हमारे लिए काम करती, और जो कुएँ हमारे इस वक्त मौजूद हैं गैस प्रोवाइड करने वाले, उनका प्रॉपर मेंटेनेंस किया जाए, उनका प्रेशर बढ़ाया जाए, तो हमारी कुछ परसेंटेज बढ़ जाएगी, तो हमारी कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होने जाएगी। क्योंकि वो जो कुएँ हैं उनका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुआ, उनके प्रेशर डाउन होने लग गए। जब प्रेशर डाउन होने लग गए तो इन्होंने कंप्रेसर लगा के उस गैस को सक करके लोगों को देना शुरू किया। तो ये अल्टरनेटिव अरेंजमेंट था, ये कोई परमानेंट अरेंजमेंट नहीं था। परमानेंट अरेंजमेंट था आज लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं। देखिए मुशर्रफ की हुकूमत थी
तो उस वक्त उन्होंने एक पूरी बटालियन, लॉ एंड आर्डर की प्रॉब्लम थी बलूचिस्तान क्वेटा में, उन्होंने एक पूरी बटालियन वहाँ डिप्यूट कर दी थी कि उसका एक कमांडर था कर्नल साहब, तो वो सारे उनकी सुपरविजन में जितने भी वहाँ कुएँ थे सब का मेंटेनेंस प्रॉपर किया गया, सब की गैस की प्रेशर को बिल्डअप किया गया। मैं ख़ुद भी विज़िट करके आया था वहाँ, और वो आर्मी ने मुझे बुलाया था और बाकायदा कमांडो के उसमें मूवमेंट में लेके गए थे, मुझे मैस में ठहराया, मुझे विज़िट कराया, मुझे फील्ड का विज़िट मैंने सारा देखा। वह बहुत हम सेटिस्फाइड थे कि बहुत काम किया उन्होंने, उससे सब गैस प्रेशर हो जाएगा पूरा हो गया था, और गैस हमारे कोई 400 MMCFD पे मिलनी शुरू हो गई थी। लेकिन अब ये है कि उस पर किसी ने काम नहीं किया। एक लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम थी वहाँ, दूसरा किसी ने उसको मॉनिटर करने की कोशिश नहीं की। अगर आप भी वहाँ जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है वहाँ रेंजर्स को या FC को या आर्मी को डिप्यूट किया जाए और उनके अंडर कंट्रोल उन लोगों को दे के मेंटेनेंस कराया जाए, ताकि वो जो हमारे वाल्व हैं, जो कुएँ हैं जिनसे गैस निकलती है, उनको प्रॉपर मेंटेनेंस हो तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उनका प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हमें गैस मिलेगी। ठीक हो गया मलिक साहब, मैं आपकी बात समझ गया कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए और जो भी इंडस्ट्री हो जाहिर है कि उसको भी सपोर्ट करनी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है आसिफ इनाम साहब, चेयरमैन है एप्टमा के। आसिफ साहब, पाकिस्तान को ना स्पॉट के अंदर कार्गो मिले, ना पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म के अंदर किसी ने जो है वो लिफ्ट करवाई या कोई बोली कामयाब हुई। कुदरती गैस आपके सामने ही है, हमारे पास अब देने के लिए है नहीं इंडस्ट्री को, तो कैसे सर्वाइवल होगा खास तौर पर आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का? क्योंकि एक्सपोर्ट्स तो पाकिस्तान में हम नारेबाजी सुनते हैं कि जी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के अंदर ही पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है, तो अब काम चलेगा कैसे? जैसा आपके इल्म में है कि हमारे मुल्क में तकरीबन 3800 MMFD गैस रोज़ पैदा होती है, जिसमें से तकरीबन 3,000 से भी ऊपर जो है वो घरों को चली जाती है, और थोड़े फील्ड डिप्लीट हुए हैं जिसकी वजह से वो 3800 से भी कम हो गई। तो अब मसला ये है कि ये तो कौम को चॉइस करनी पड़ेगी कि पहले इंडस्ट्री चलनी है या पहले हमने इसको घरों में यूज़ करके ज़ाया कर देना है। इसका तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ये है कि घरों में फ़ौरन सोलर लगा के सबके गीज़र वीज़र सब उस पर कन्वर्ट करें। और जैसे आप देख रहे थे कि अच्छा फ्लो था कि 2500 मेगावाट सोलर आ गया था एक साल में ही, तो ये इमीडिएटली ये रिलीफ मिलनी चाहिए कि जो घर सोलर लगा रहे हैं, आजकल सोलर की LCयाँ और उसके इन्वर्टर की रुकी हुई हैं, अगर इस पर गवर्नमेंट को शफ़क़त करे कि इसको फ़ौरन खोले तो इससे भी गैस का यूज़ पे जो है वो खासा डेंट लग सकता है। दूसरा ये हमें एज अ नेशन ही फ़ैसला करना पड़ेगा कि क्या हम जो दुनिया में $30-40 की गैस हो गई है अब, तो वो हमने $1 से भी कम में घरों में स्पेंड करनी है। तो ये तकरीबन ट्रिलियंस ऑफ रुपए की सब्सिडी हम एक यूज़लेस ज़ाया कर रहे हैं, जबकि इससे आधी प्रोडक्शन बांग्लादेश की है और उन्होंने अपना पहली प्रायोरिटी सनत को है। तो सबसे पहले तो हमें प्रायोरिटी चेंज करनी होगी कि सनत नंबर 1, फर्टिलाइज़र नंबर 2 एंड नंबर 3 डोमेस्टिक। लेकिन आसिफ साहब, हम जब प्रायोरिटी की बात करते हैं तो पाकिस्तान में तो इलेक्शन ही इसी बुनियाद पे लड़े जाते हैं कि गैस का कनेक्शन लगा देंगे या जो है वो आपके पास गैस की पाइपलाइन आ जाएगी। तो आपको लगता है कि हमारे सियासतदान या हमारा सिस्टम जो है वो इस पे तैयार है कि किसी ऐसे इनकलाबी कदम की तरफ आ जाए कि लोगों को ये समझा सके कि आपके घर में अब हम गैस नहीं दे सकते क्योंकि गैस मुल्क में अब है नहीं? देखिए, जो अब आप देखें कि बड़े बड़े घर जो 1000 गज और 2000 गज पे भी हैं, उनमें भी गैस का कनेक्शन है, तो वो तो सीधे इजीली सोलर पे शिफ्ट हो सकते हैं। आप दुबई में देखें कि गैस नहीं है, इतना तरक्की याफ्ता शहर है, वो बिजली के इंडक्शन के चूल्हे जो है वो चला लेते हैं। तो अब उसमें भी जो बिजली के चूल्हों में भी बहुत चेंज आ गई है, तो इसको आप कहीं से तो शुरू करेंगे ना। दूसरे हमारा ये इसमें प्रपोज़ल था कि बल्कि ये इन्होंने मोतीवाला साहब भी कराची को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने भी ये प्रपोज़ल दिया था कि जी आप जो रिहायशी इलाके हैं उसको माउज़र से गैस दें, ताकि आपकी लीकेज और प्रेफरेज का पता रहे कि जी हर जगह जो है बड़ी बिल्डिंग में माउज़र लगा और उसके जो भी कॉस्ट हो वो फुल रिकवर हो। तो कम अज़ कम एक बहुत बड़ा तबका जो गैस यूज़ करता है वो उसके ज़रूरी नहीं है कि उसे इतने सब्सिडाइज रेट पे गैस मिले। दूसरे जो लीकेज है या मतलब लीकेज ही है सिस्टम लॉसेस की, वो बहुत बड़ी इसी में। अब जो लाइनें 50 साल 60 साल पुरानी रोडों के मेन रोडों के नीचे धसी हुई हैं, वो गल सड़ गई हैं, उनमें से कितनी गैस लीक हो रही है। तो डोमेस्टिक को अब हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो देखना पड़ेगा कि अब ये डोमेस्टिक के साथ ये काम चल नहीं सकता, या तो वसाइल बहुत हो ना। और अच्छा आसिफ साहब, ये फरमाइएगा कि कितना बड़ा नुकसान आपको हो सकता है कि जाहिर है कि इस वक्त
सूरत हाल यही है कि अगर हम कार्गो खरीदते हैं तो वो इतना महंगा होगा कि आपकी कॉस्ट जो है वो उसके ऊपर पूरी नहीं हो सकेगी जी ये और अगर कार्गो नहीं खरीदते तो ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पाएंगे जी अगर हम तो अब आपके पास आपको दरपेश सूरत हाल क्या होगी? जी इस वक्त देखिए इस वक्त 2-3 किस्म के हैं। मतलब जैसे गवर्नमेंट ने 20 रुपये बिजली का रेट टेक्सटाइल के लिए कर दिया, जिसके लिए हम मशकूर हैं कि इन्होंने कंटिन्यूटी उसको रखा है, तो रीजनली कंपेटिटिव बिजली में तो हो चुके हैं। गैस के अंदर अब सिर्फ मसला ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके बिजली के इशू ही अभी इस तरह हैं कि उनके इलाकों में बिजली मिल नहीं सकती उन्हें। तो इसमें 2-3 कैटेगरी हमें बनानी पड़ेगी। एक तो वो इंडस्ट्री कि जो गैस के बगैर चल ही नहीं सकती, वो दूसरे वो बिजली पैदा करने वाले यूनिट जिनके पास पार्शल बिजली अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं हो सक रही किसी टेक्निकल ग्राउंड्स पे, तो उनको गैस की फराहमी करनी पड़ेगी। तीसरा तो फिर एक सबसे बड़ा कौमी डिसीजन तो हमें ये आज नहीं कल नहीं परसों हमें लेना पड़ेगा कि हम इतना महंगा वसाइल जो है, जो इतनी कीमती गैस है हमारी, वो कब तक हम उसको बर्न करके ज़ाया करते रहेंगे। आपके देखिए इतनी सस्ती गैस जब आप गांव में भी देते हैं या छोटे कस्बों में देते हैं, वहाँ बायोगैस का पोटेंशियल ख़त्म कर देते हैं। एक तकरीबन औसत जो गाय या भैंस है वो 3 घंटे का चूल्हा आपको बायोगैस से दे सकते हैं। तो अब आप देखें कि हमारे पास कितने जानवर अवेलेबल हैं। तो अब जब आप इतनी सस्ती गैस देते हैं तो उनके लिए वायबल ही नहीं है कि वो गोबर से बायोगैस बनाएं। तो हमारे पास इस वक्त ज़रूरत है कि फोकस होके हर किस्म के आइडिया को लाएं, जिसमें घरों के ऊपर सोलर लगा के उनको शिफ्ट करना कि जी वो अपनी बिजली वहीं के वहीं पैदा करें, वहीं कंज्यूम करें। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हमें कम चाहिए होगा, वहीं वो गीज़र्स को भी गैस के बजाय बिजली पे कन्वर्ट कर लें। फिर जहाँ जिन लोगों के पास जानवर हैं उनको सिखाना, ये एक दफ़ा होता है। आप देखें कि सोलर में थोड़ा शुरू हुआ और पिछले साल 2500 मेगावाट एक साल में आ गया। तो ये एक आपका फ्लो बनाने की ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक है। तो आप तो इस वक्त तो सोलर में तो ये पोजीशन है कि सिर्फ आप उसकी जो इंपोर्ट इस वक्त बंद है वो खोल दें तो आपके पास 1000-2000 मेगावाट साल में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। 4-5 साल में आप मैक्सिमम। लेकिन आसिफ साहब कोई नुकसान का अंदेशा भी है गैस की किल्लत की वजह से? जी बिल्कुल, ये देखिए नुकसान खुदा न खास्ता हो सकता है। जी इसमें जो लास्ट ईयर ही हमें खासी तकलीफ रही है, स्पेशली कराची वालों को, कि जब गैस के कार्गो नहीं लिए थे तो हमें तकरीबन आधी से भी कम पौनी गैस मिली थी, आधी या चौथाई गैस मिली थी। तो मुझे याद है 3 महीने में मेरा अपना प्रोडक्शन का लॉस 1 महीने का हो गया था। तो अब खुदा न खाता दोबारा तो अब मुतमिल नहीं हो सकते कि इस तरीके का हो। तो प्रोएक्टिव तो हैं, लेट्स सी। हमारी बात भी हुई थी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स से, उन्होंने कहा कि आई कम अप विद अ फर्म प्रपोजल। खराब होती हुई दिखाई दे रही है जी। तो क्राइसिस से डील करने में आप समझते हैं कि ये हुकूमत कुछ एफिशिएंट है या पिछली ज़्यादा एफिशिएंट है? जी देखिए अभी तो ये तो क्राइसिस का देखिए, पिछले जो पीरियड है ना उसमें 3 साल कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि गैस रिलेटिवली सस्ती थी, इतना इशू नहीं था। सिर्फ लास्ट ईयर जो है वो प्रॉब्लम आई थी कि वो कट नहीं कर सके थे। पहले तो उन्होंने ये किया था कि जो अदर इंडस्ट्री को काट के टेक्सटाइल को प्रायोरिटी थी वो मेंटेन रखी थी। लास्ट ईयर मुख्तलिफ वजूहात की बना पे टेक्सटाइल को काट दिया गया था। वो बहुत बड़ा जो डिलेमा है और उससे थोड़ा सा मसला हुआ था। वो उस वक्त जो मिनिस्टर थे उन्होंने उस बात को समझा नहीं कि जी स्पेशली साउथ में जो है वो कितनी इंडस्ट्री डिपेंडेंट है गैस पे। और अब और इस साल आपको महसूस देखिए, ये तो इस साल तो अब सारा प्रोक्योरमेंट के ऊपर है कि अगर प्रोक्योरमेंट करके कोई ऐसी चीज़ बन जाए कि या इसमें इनों में बिजली की डिमांड कम हो जाए। पिछले साल से इस साल कोयले के प्लांट भी ज़्यादा लग गए हैं, तो ये भी हो सकता है कि जो हमारा कतर का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से कुछ गैस जो कि रिलेटिवली अब चीप हो गई है तो वो शिफ्ट कर दें इंडस्ट्री को और कोई ऐसा मैनेज करें मिक्स कि सब कुछ चलता रहे। अच्छा, नुकसान मैं दोबारा उसी तरफ आऊँगा कि खुदा न खास्ता इस पूरी इंडस्ट्री से कितना नुकसान हो सकता है कि अगर हुकूमत गैस मैनेज ना कर पाई? जी इसमें तो देखिए ये तो अब डिपेंड करता है कि कितनी गैस जो है वो ज़्यादा होती है। लास्ट ईयर तो मैंने आपको बताया कि 3 महीने में डिपेंडिंग ऑन द 2 से 3 लोकेशन कार्गो कह रहे हैं जी शॉर्ट पड़ रहे हैं, जो आते थे स्पॉट के हम खरीदते थे वो इस दफ़ा मिल नहीं सके। 2 से 3 कार्गो जी और अगर मिलेंगे भी तो बहुत महंगे हैं ना, क्योंकि यूरोप ने सारा LNG जो है वो आपके काम के नहीं है ना, वो आप कॉस्ट बेयर नहीं कर पाएंगे ना। जी वो तो कोई भी नहीं। आप देखें जर्मनी ने 200 बिलियन यूरो की सब्सिडी दी है गैस पे, तो 200 बिलियन यूरो सिर्फ इसीलिए कि वो कंपनी जो है वो चलती रहें। और उसमें उनका आपस में झगड़ा शुरू हो गया है कि जी कोई लोग उन्होंने जर्मनी को कहा आप 200 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दे रहे हैं तो जो दूसरे गरीब उनके जो EU के मुल्क हैं वो नहीं दे सक रहे।
तो ये भी एक प्रॉब्लम जो है वो वहाँ अपनी एक रिफ्ट पड़ गई है, क्योंकि एनर्जी वहाँ पे उन्होंने जो उन्हें अब नई कॉस्ट पड़ रही है वो तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है जो वो थे। यूरोप की बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्रियल बेस का, वो डिपेंड ही करता था सस्ती गैस पे। तो जब वो सस्ती गैस की जगह महंगी गैस पे चले गए तो उनको भी स्ट्रक्चरल बहुत बड़े इश्यूज आ गए, और अभी तो वहाँ भी सर्दियाँ नहीं आई हैं। अल्लाह रहम करे क्या होता है। जी बहुत शुक्रिया। आसिफ इनाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन एप्टेमा। सूरत हाल ख़राब है, ख़ासतौर पे एक्सपोर्ट सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से एक तशवीश पाई जा रही है कि किस तरीके से आने वाले वक्त के अंदर गैस के बहरान पे काबू पाया जा सकेगा। करना ज़ाहिर है हुकूमत को ही है, मुतालबात हो सकते हैं, तजावीज़ दी जा सकती हैं, लेकिन इक़दामात हुकूमत को ही करने। याद दीजिए। अल्लाह।